साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीटीईटी का जो एग्ज़ाम है आपका होने वाला है 2023 के अंदर। जो एग्ज़ाम संपन्न होगा बहुत ही शानदार तरीके से। मैं पिछला जो पेपर है आपके सामने पेश करने वाला हूं अगले कुछ मिनटों के अंदर दोस्तों। मैं कह सकता हूं लगभग 30 से 40 मिनट हमको लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये 30 और 40 मिनट जो है कम से कम दोस्तों इसके अंदर आपको प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो पता लग जाएगा। और उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न होगा और आपको मनपसंद की जो कॉलेज है वो मिलने वाली है। अच्छा ये बात है क्या? हाँ बिल्कुल ये बात है। और आपको एकदम सही तरीके से वीडियो को एंड तक पैसेंस बनाकर जी को एकदम सही करके मेंटेन करके ही वीडियोस को देखना है। नहीं तो भैया बीच में जाने से कोई मतलब नहीं रहता। इस वीडियो को अगर आपने क्लिक कर लिया है, मुझे पता है अगर आपने क्लिक किया है तो छोड़कर जाने वाले हो नहीं। चले दोस्तों क्यों ज़्यादा वक्त को ख़राब करें। पार्ट नंबर सी, क्योंकि आपको पता है पीटीटी के अंदर दोस्तों 4 पार्टों के अंदर पेपर होता है। ये तीसरा जो पार्ट आता है दोस्तों नंबर 6 जो पार्ट है उसकी यहाँ से चर्चा की जाएगी विद व्याख्या। ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप कुछ इस तरीके से देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है, ये लीजिएगा। चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे तथा अजंता गुफाओं के चौथ शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए थे। क्या निर्मित किए गए थे दोस्तों? गुप्त। ठीक है, गुप्त करेक्ट आंसर है ये दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन से लगभग ये पार्ट जो अपने आप में एक खतरनाक पार्ट माना जाता है पीटीटी एग्जाम्स को लेकर। राजस्थान जीके, करंट जीके, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैटर सारा ही आता है। करंट जीके में विश्व जीके सारा मैटर, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजंता गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं एवं बौद्ध चैत्य आदि 2री शताब्दी ईसा पूर्व 480 ईस्वी के मध्य निर्मित गुप्त वंश लगभग 320 से लेकर 550 तक शासन किया था। और चोल वंश है, वाकात है। ठीक है, ये सारे के सारे वंश है दोस्तों। इससे संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आएगा आपके सामने, ये लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है ये लीजिएगा यहाँ पर। ये प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है कि पूर्व वैदिक काल सभ्यता का ज्ञान किस वेद से होता है? पूर्व वैदिक काल सभ्यता का जो ज्ञान है दोस्तों वो किस वेद से होता है? ऋग्वेद से होता है। ये प्रश्न तो हमने सर सुना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चर्चा करें हम। और अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। पुरातत्ववेत्तों का पारस्परिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म जो है दोस्तों वो कहाँ से हुआ है? सर अफ्रीका से हुआ है। बहुत ईजी प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ से मानव का उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। इसके बाद में अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाला आ जाता है और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनी थी? ये भी अच्छा प्रश्न है, 1979। ये प्रश्न लेवल का प्रश्न है दोस्तों, आने लायक प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं और रहे भी थे। और आगे आने वाले इधर भी इधर जो होते हैं दोस्तों वही प्रश्न आपसे पूछे जाने की उम्मीद और आशाएं रहती है। मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, इसी से संबंधित जो मॉडल पेपर है वो भी मिल जाएगा। डोंट वरी, नो टेंशन दोस्तों। आपको बता दूं अगला प्रश्न, विश्व का यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इनमें से आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न की व्याख्या भी आपको जाननी बहुत ही जरूरी हो जाती है कि पृथ्वी के धरातल पर 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में बांटा गया है। 7 महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते निम्न क्रम के अंदर है। एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महासागर, इसके अलावा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे अंतिम महासागर जो कि सबसे छोटा माना जाएगा। ओके, तो 7 महाद्वीप अच्छे से समझ में है सर, हमें आ गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरह राज्य में कौन सा संगठन कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाने वाला। तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जो होता है वो सीबीआई की तरह काम करता है। ठीक है, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग संगठन जो है वो काम करता है।
अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। अच्छा, क्या गुजरती है? अफ्रीका के मध्य से जो गुजरती है वो एक रेखा है दोस्तों। वो कौन सी रेखा गुजरती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भूमध्य रेखा। अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा आ जाती है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किस नाविक ने की थी? उत्तरी जो अमेरिका है दोस्तों, उसकी जो खोज है वो कोलंबस के द्वारा की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न सर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की जाती है। सर ये प्रश्न क्या है? दिमाग में आ नहीं रहा, आ जाएगा सीधा सीधा, बस रट लो, दिमाग के अंदर अपने आप आ जाएगा। कोलंबस किस देश का निवासी था? अच्छा प्रश्न है, ये भी इटली का है। ठीक है, इटली का है। इसके बाद में सतवाहनास में को पुराण में क्या कहा जाता है? तो आंध्रादास कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। टोटल 50 प्रश्नों का जिक्र होगा। भारत के किस शहर को गार्डन सिटी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न, गोल्डन सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बेंगलुरु नाम आ जाता है। बेंगलुरु जो है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। इसकी बात यहाँ से कर ली जाती है। कर्नाटक की मुख्यतः राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? 1857 की क्रांति, जो कि इंडिया लेवल पर है। राजस्थान लेवल से भी प्रश्न पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन 113 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों आपके बीच में इंडियन हिस्ट्री से संबंध रखने वाला आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से मंगल पांडे करेक्ट आंसर है। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में मंगल पांडे को जाना जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत मध्य मेरठ से, जो कि बैरकपुर छावनी के अंतर्गत है। मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने अधिकारियों को क्या मार दी थी भाई? गोली मार दी थी, उड़ा दिया था, गोलीबारी करती थी वहाँ पर। इसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना, बहुत अच्छा प्रश्न है, कांस्टेबल के अंदर इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। तो सन 1906 के अंदर क्या की जाती है? मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अली जिन्ना आदि लोगों के द्वारा भी की जाती है। इसमें सहयोगी के रूप में काम करने वाले आ जाते हैं। और उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना, इस डेट को तुम दिमाग के अंदर रट लेना, कब? 30 दिसंबर 1906। कहाँ? ढाका। ढाका यानी बांग्लादेश। इसके बाद भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में हल्दी के उत्पादक के लिए जाना जाता है? ईरोड की बात यहाँ से कर ली जाती है। ईडोर शहर तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। यह शहर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो ईरोड यानी टूरिज्म हल्दी सिटी के रूप में भी जाना जाता है, लोम सिटी। और टेक्टल क्या है? ये सिटी है। ये भी इसी, क्या है कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी गरीब है, इस वजह से थोड़ा सा कम नॉलेज है। 1857 का सबसे पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी एक लेवल का प्रश्न बन जाता है। मध्य मेरठ मैंने अभी जिक्र किया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में 117 नंबर प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है दोस्तों वो हो जाती है 10 मई 1857 को मध्य मेरठ से होती है। लेकिन ये बात तो भारत लेवल पर है। जब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे के लेवल यानी राजस्थान की, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और 28 मई 1857 को होती है, लेकिन होती कहाँ पर है? आपसे मैंने सीधी सीधी लोकेशन पूछ ली है। उम्मीद रहेगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोकेशन भी इसकी फटाफट छाप देंगे। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी की सतह पर बर्फ और हिम जैसे ग्लेशियर, पृथ्वी की सतह पर बर्फ और हिम जैसे ग्लेशियर, समुद्र, झील, नदी, बर्फ, हिम और परमाफ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्रायोस्फीयर। ठीक है, क्रायोस्फीयर कहा जाता है। इसके बाद में राजस्थान जीके का प्रश्न आ चुका है आपके बीच में। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयपुर का निर्माण जयसिंह सेकंड के द्वारा करवाया जाता है। सवाई जयसिंह सेकंड। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 17 या 18 नवंबर को वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में करवाई गई थी। इसके बाद में दक्षिण फ्रांस के
रमौलिन्स कम्यूल ने गोर्डन जो नदी है के ऊपर बनाए गए 50 किलोमीटर लंबे प्राचीन रोमन कृत्रिम जल सेतु रोमन वासियों द्वारा प्रयुक्त जल घर का नाम क्या है? तो ये आ जाता है पोंट डू गार्ड। ठीक है, पोंट डू गार्ड। इसके बाद अगला प्रश्न, मैं सभी प्रश्नों की व्याख्या नहीं करने वाला हूं दोस्तों, मैं आपके दिमाग में ये फिट करना चाहता हूं कि क्या प्रश्न के लेवल क्या होता है, कि प्रश्न का जो लेवल बनने वाला है वो किस तरीके से बनता है और आज का लेवल क्या है, क्योंकि ये 2020 का प्रश्न पत्र आपके सामने है। लेकिन दोस्तों 2023 के अंदर जो प्रश्न पत्र आएगा थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा टफ भी हो सकता है, इजी लेवल भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न आपके बीच में, एकल योजना का प्रमुख लक्ष्य जो है दोस्तों क्या रखा जाता है? एकल योजना जो है दोस्तों बेरोजगारी भत्ते से संबंध नहीं सर, नहीं सर। जनजाति जो छात्र है उनको खेल प्रशिक्षण देने के संबंध में एकलव्य योजना का संबंध आ जाता है। इसके बाद यहाँ से दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष जो आ जाती है महिला, उसका नाम क्या है? कल्पना चावला आ जाता है। कल्पना चावला इम्पोर्टेंट आपके लिए आ जाता है दोस्तों। इसके बाद सुवर्णगिरी, दोस्तों ये आपके राजस्थान जीके का प्रश्न, सुवर्णगिरी एक होता है सर स्वर्णगिरी, एक होता है सुवर्णगिरी। जब भी बात स्वर्ण आ जाएगा तो स्वर्ण जब भी आता है ना तो स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, और सोना हम कहते हैं पीले को, और पीला है आपका जैसलमेर। तो कहीं ना कहीं जैसलमेर ऑप्शन में है, जैसलमेर भी आपका ऑप्शन में पड़ा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है जालोर का किला हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी जालोर है, और स्वर्णगिरी जो है आपका जैसलमेर किला रहेगा। जालोर किला दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र होता था, और यहाँ पर एक नदी आती थी, सूकड़ी नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके बाद में वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों कहाँ स्थित है? चौंप स्टेडियम सर दोस्तों, और बता दूं आपके जयपुर के अंदर है चौंप गांव, तीसरा सबसे बड़ा विश्व का। और वानखेड़े स्टेडियम जहां भारत और श्रीलंका के मध्य 2011 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल मैच आपने देखा हो तो वानखेड़े स्टेडियम के अंदर होता है। मुंबई, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी में स्थित वानखेड़े स्टेडियम एक क्रिकेट का स्टेडियम मैंने अभी जिक्र किया था। 3 ओर से घिरा हुआ भारत का जो प्रदेश है वो कौन सा है? 3 ओर से त्रिपुरा जो घिरा है दोस्तों, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से घिरा है, मेनली तो बांग्लादेश से ही आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये लीजिएगा, त्रिपुरा जो है दोस्तों भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है, उत्तरी और पूर्व में, जिसकी राजधानी अगरतला है, और तीन ओर से ये बांग्लादेश से घिरा है। लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है आ जाती है दोस्तों, ये एक भूगर्भीय जल पट्टी आ जाती है, भूमिगत जल पट्टी कह सकते हो इसको। लाठी सीरीज क्षेत्र जल पट्टी के रूप में विख्यात है। जैसलमेर की बात यहाँ से कर ली जाती है, लाठी सीरीज क्षेत्र अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसके बाद में अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करेंगे, तो गलत जो तथ्य आ जाता है, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है मेरे लाडले, इसके अंदर तो 550 किलोमीटर ही रहती है। और दोस्तों कुल लंबाई की बात करें तो राजस्थान के अंदर तो 550, वैसे हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। इसके बाद यहाँ से गुजरात के खेंडब्रह्मा पालनपुर से दिल्ली तक जो कि 692 किलोमीटर की सीमा तय करती है, इसकी दूरी तय करती है। और राजस्थान में अरावली की अधिकतम जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर देखने को मिलती है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, और माउंट आबू जो है वो आपके सिरोही ज़िले के अंतर्गत गुरु शिखर नाम से आपने सुना हो, तो गुरु शिखर जो आपका है वहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम दांतुर्य ऋषि का मंदिर है। अगर उस मंदिर को साथ में अटैच किया जाए तो जो कुल लंबाई आ जाती है वो 1727 मीटर है, लेकिन वैसे आपसे पूछा जाए तो कितनी है? 1722 मीटर आ जाती है। इसके बाद में मुद्रास्फीति का संबंध है किस शब्द से है? तो अर्थव्यवस्था से है, इकोनॉमिक्स से है। मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति मुद्रा की बात यहाँ से की जाएगी, एक अर्थव्यवस्था अवधारणा जो कीमतों की वृद्धि से संबंध रखने वाली आ जाती है।
इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार मरुस्थल से संबंध नहीं रखती है? अरे थार मरुस्थल के अंदर सदाबहार वन तो नहीं पाए जाते ना, कभी कभी देखने को मिल सकते हैं लेकिन सदाबहार वन तो नहीं पाए जाते हैं। बाकी मिट्टी है, रेतली है, शुष्क जलवायु यहाँ की मेनली क्लाइमेट जो है दोस्तों शुष्क ही रहेगी। इसके अलावा बालू का स्तूप तो देखने को मिलते ही हैं, रेतली मिट्टी भी कहीं न कहीं देखने को मिलती है और रेतली मिट्टी के विख्यात के कारण ही तो यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटन आते हैं इसको देखने के लिए। तो यहाँ ये सारी कंडीशंस लागू होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार के वन वगैरह नहीं है। राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? कि देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है दोस्तों वो आपके सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर राजस्थान के सिरोही के माउंट आबू नगर में स्थित है और इस मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण जो है दोस्तों 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार के विस्तार है? तो मालवा के पठार के विस्तार की बात करें दोस्तों ये मालवा से संबंध रखता है और कहीं ना कहीं मालवा जो है दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाला आ जाता है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो हाड़ौती जो क्षेत्र है यानी दक्षिणी और पूर्वी पठारी की चर्चा यहाँ से कर ली जाएगी। वस्तुतः मालवा के पठार यानी उत्तरी पश्चिमी भाग जो मध्यम काली मिट्टी हेतु विख्यात है, जहाँ कपास की अच्छी पैदावार की जाती है। हाड़ौती का पठार अरावली विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाली एक मेनली जो है दोस्तों कड़ी आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद 1730 के अंदर राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो खेजड़ली जो आंदोलन है दोस्तों ये वन संरक्षण के लिए जाना जाएगा, यानी वन संरक्षण के लिए हुआ था। खेजड़ली आंदोलन दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा, खेजड़ी वृक्ष के लिए, जबकि राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई स्मृति कृष्ण मर्ग पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ पर अमृता देवी ने 1730 में 363 भील स्तरीय शहीदों वृक्षों को बचाने के लिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक बलिदान दिया जाता है और इसी दिन प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र मेला भी भरता है। इसके बाद में सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर ज़िले के अंदर स्थित है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर रेलवे स्टेशन से करीब ही स्थित है। तो कभी जाना हो जैसलमेर तो ट्रेन से जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको सालिम सिंह की हवेली तो कम से कम देख पाओ। ये इस खूबसूरत इमारत को सालिम सिंह द्वारा 1815 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। इसे जहाज महल भी कहा जाता है। नथमल की हवेली शहर केंद्र में स्थित है, याद रखना। लेकिन सालिम सिंह की हवेली मैंने तो नहीं देखी है, क्योंकि मैं कभी जैसलमेर गया ही नहीं है। जाऊंगा तो ज़रूर आपके सामने वीडियोस भी आ जाएंगे। यह है अपने स्थापित है जो राजपूत और मुग़ल डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइनित की गई है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है। सर पश्चिमी राजस्थान में नहीं, हमारे ही ठंड पड़े। अरे आपकी पड़ती होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन मेनली वजह यहाँ से देखें हम तो रेतीला धरातल है। धरातल क्या है दोस्तों? रेतीला है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, ठंड पड़ती है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्यतः जो कारण है दोस्तों, राज्य के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल जो है दोस्तों लगभग 60% भाग यानी 61.11% भूभाग के अंदर फैला हुआ है। बालू का स्तूप यानी रेत के टीलों से आच्छादित है। रेतीले धरातल होने के कारण राज्य के पश्चिमी भाग में अधिक ठंड पड़ती है। इसके बाद निम्न में से कौन सा कार्य वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? कौन सा है? तो वनोन्मूलन है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, वनोन्मूलन राज्य के वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण विशेषता नहीं है। याद रखना, इसकी विशेषता नहीं है। वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। याद रखना, इन बातों को तुम रट लेना अपने दिमाग के अंदर। दिल और दिमाग में दोनों में बैठाओगे तभी ही काम चल पाएगा। वन रोपण, अभ्यारण्यों की स्थापना और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करना मेनली मुद्दा यहाँ से ये बैठता है। राजस्थान का राज्य पक्षी
का दर्जा किसे दिया गया है? तो दोस्तों गोडावण जो है चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु आ जाता है। और दोस्तों याद रखना, पक्षी की बात करें तो गोडावण, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राज्य पक्षी के रूप में है। और इसका क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम भी आ जाता है। 1981 के अंदर इसे पक्षी का दर्जा दिया जाता है और पशु को भी सन 1981 के अंदर ही दर्जा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पूछ लिया जाए, राजस्थान का राज्य वृक्ष जो कि खेजड़ी है, और पुष्प पूछे तो रोहिड़े का जो पुष्प होता है जिसे 1983 के अंदर दर्जा दिया जाता है। यह पक्षी चिड़िया के रूप में भी देखा जाता है, सोहन चिड़िया या शर्मिला पक्षी के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके बाद में बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक लेवल का प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, लेकिन आप तो सो तभी याद होना चाहिए। आप तो नींद में भी पूछ लिया जाएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वो नींद के अंदर पूछना चाहिए। क्या कि राजस्थान में डेयरी विकास हेतु सहकारी संघ की स्थापना RCDF की स्थापना जो है दोस्तों कब होती है? 1977 के अंदर होती है। करेक्ट आंसर 1977। रट लेना इस प्रश्न को, एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है। याद रखना दोस्तों, क्या इसकी फुल फॉर्म रहती है, ये लीजिएगा, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना सन 1977 में की गई। और इसका मेनली हेडक्वार्टर जो है दोस्तों राजधानी जयपुर के अंदर है। इसका उद्देश्य राजस्थान में दुग्धवर्धी यानी दुग्ध विकास कार्यक्रमों का संचालन करने के साथ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक दूध उपलब्ध करवाना होता है। इसके बाद में राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करनी है। तो गलत जो तथ्य यहाँ से आ जाता है, बिल्कुल परंपरागत रूप से गेहूं खरीफ की फसल के लिए यहाँ से करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, बणवेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर जिले में स्थित आ जाता है। सोमाही जाखम के त्रिवेणी संगम पर, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके बाद राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि प्रबंधन जो समिति है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल यानी गवर्नर होते हैं। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 1303 के अंदर होती है। याद रखना। इसके बाद नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाएगा। इसके बाद ये आप व्याख्या पढ़ लेना, PDF मिल जाएगी। इसके बाद में निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर का प्रयोग किया गया था? इंदिरा गांधी नहर की बात यहाँ से कर ली जाती है। करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी नहर ही रहेगा। इसके बाद यहाँ से अफीम की खेती किस जिले में नहीं होती है? अफीम की खेती डूंगरपुर वाले क्षेत्र में तो होती है, लेकिन चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा क्षेत्र में की जाती है। इसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? महिला साक्षरता कोटा के अंदर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान महापंचायत का आयोजन किया? विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुर्जर इनका वैसे नाम हुआ करता था। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 निम्न में से किस जिले से गुजरता है? डूंगरपुर जिले से। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में ये वाला आ जाता है, राजस्थान का कौन सा शहर भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? ऊंचा दोस्तों आपका अरावली पर्वतमाला ही तो है, एक क्षेत्र गुरु शिखर जो कि सबसे ऊंचा माना जा सकता है। इसके बाद में राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के विशिष्ट नागरिक तीर्थ यात्रा आयोजित करवाता है? तो देवस्थान विभाग जो है वो करवाता है। ये करंट जीके से संबंध रखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न दोस्तों मैंने बता दिया है। RTDC का मुख्यालय जो है इसका हेडक्वार्टर आपके जयपुर के अंदर ही बना हुआ है। 1979 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और ये लीजिए अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां यानी 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में है? तो टोटल 17 है। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त 17 स्थायी
अस्तित्व के अंतर्गत आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए थे। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।